सैयद आर्या सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज फर्स्ट ईयर की क्लास का जो पहला चैप्टर है आप लोगों को वो पढ़ाया जाएगा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट आप लोग जानते होंगे पोर्ट्रेट क्या होता है। पोर्ट्रेट का मतलब जो पेंटिंग टाइप का होता है उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। जैसे कोई एक चित्र है, ऐसे मान लीजिए कोई चित्र है, ठीक, जैसे पेंटिंग होती है, पोर्ट्रेट होता है और ये फोटोग्राफ होते हैं जैसे फ्रेमिंग की जाती है। तो राइटर जो है क्या कर रहा है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर रह रहे हैं, इसकी दादी माँ हैं और दादी माँ की जो यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसी का उसने क्या किया है, चित्रण किया है, मतलब फ्रेमिंग की है। जो उसने फ्रेमिंग की है उसी को पोर्ट्रेट कहा गया। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी फ्रेम के अंदर या किसी एक तय समय सीमा के भीतर जो हम क्या करते हैं अपनी यादों को एक बार फिर से हम ताज़ा करते हैं, तो उसी को पोर्ट्रेट कहा जाता है। पोर्ट्रेट माने होता है चित्रण। एक लेडी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। लेडी कौन है? ये ग्रैंड मदर है। जो लेडी है वो ग्रैंड मदर है और वो किसकी ग्रैंड मदर है? वो नरेटर की ग्रैंड मदर है। आप लोग सबसे पहले ही क्लियर कर दें कि नरेटर का मतलब क्या होता है। जैसे कोई अच्छी मूवी होती है, कोई मूवी स्टार्ट होती है, तो उस मूवी के स्टार्ट होते ही आप लोग देखे होंगे उस पर बैकग्राउंड दिया जाता है। जैसे अक्सर देखा होगा जैसे सचिन तो ये आई थी मूवी एक महेंद्र सिंह धोनी, तो उसमें देखा होगा कि स्टोरी साथ में चल रही होती है और एक व्यक्ति उस चीज़ को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये उस समय की घटना है या साल 1992 था और मतलब जो है इनके बीच मैच चल रहा था और यहाँ पर जो है कैसे क्या क्या घटना हुई। मतलब पहले वो एक भूमिका बनाता है, एक पृष्ठभूमि बनाता है और पृष्ठभूमि या भूमिका जब क्लियर हो जाती है तो उसके क्लियर होने के बाद दूसरा काम हो जाते क्या करता है, वो फिर रियल स्टोरी दिखाना शुरू करता है। तो जो व्यक्ति कहानी को आगे बढ़ा रहा होता है उसी को नैरेटर कहा जाता है। जो स्टोरी को नैरेट कर रहा होता है, जो अपने शब्दों में कहानी को आगे बढ़ा रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, नैरेटर बोलते हैं। तो इसके नैरेटर कौन है? खुशवंत सिंह। और जो कि क्या है आपके ऑथर भी हैं, क्या आपके ऑथर भी हैं। दो चीज़ें मतलब दो क्वालिटी इनकी है, ये नैरेटर भी है और उसके साथ साथ ये ऑथर भी है। ठीक, अब इन्होंने इस स्टोरी को एक और पॉइंट आता है, हमने लिखा ये ऑटोबायोग्राफिकल एस्से है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी समझ लीजिए ये होता क्या है। ऑटोबायोग्राफी को कहा जाता है आत्मकथा। क्या कहते हैं इसे? आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है जब आपके जीवन की जो स्टोरी है वो आप ही के द्वारा, आपके लाइफ की जो स्टोरी है जब वो आप ही के द्वारा बताई जाए, चाहे उसे फैक्ट में बताया जाए, चाहे उसे फिक्शन में बताया जाए, चाहे उसे पोएम के माध्यम से बताया जाए। अगर ये पोएम के माध्यम से बताया जाता तो ये क्या होता, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हो जाता। यहाँ एस्से के माध्यम से बताया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोबायोग्राफिकल एस्से हो जाएगा। तो ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है कि ये जो एस्से है ये राइटर के जीवन से आधारित है, उसके जीवन की क्या है, ये सत्य घटना है। और जीवन की अगर सत्य घटना है तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोबायोग्राफिकल एस्से हो जाएगा। आइए हम लोग इस चैप्टर की स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन से समझ लेते हैं। इसमें एक कैरेक्टर है, नरेटर स्वयं है। दूसरी उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता हैं जो कि शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं। और जो थर्ड कैरेक्टर है वो उसकी क्या है, ग्रैंड मदर है, उसकी दादी माँ है नरेटर की, जो कि उसके साथ रहती हैं। ये बड़े ही धार्मिक विचारों वाली कह सकते हैं, रिलीजियस। ये क्या है, रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला। इनकी विशेषता ये है कि ये धार्मिक महिला है, इनको धार्मिक कर्म में बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। और ये स्टोरी उस समय की है, ये प्री
ये आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टोरी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो स्टोरी है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टोरी है। स्टोरी भी कई प्रकार की होती है। स्टोरी वैसे बोलता हमारे यहाँ दो प्रकार की होती है, एक आज़ादी के बाद जो लिखी गई हैं और एक ऐसे होते हैं जो आज़ादी के पहले लिखे गए, यानी जब देश में कॉलोनियल रूल चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय जो स्टोरी लिखी गई उस स्टोरी को क्या कहा गया, प्री इंडिपेंडेंस कहा गया। और जो स्टोरी आज़ादी के बाद लिखी गई उन्हें क्या कहा गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस कहा गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टोरी। इसमें भी वही है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टोरी है, देश आज़ाद हो चुका था और हमारे यहाँ भी जो पाश्चात्य शिक्षा थी, यानी कह सकते हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हावी हो चुका था, वेस्टर्न एजुकेशन। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उस समय की एजुकेशन सिस्टम क्या था। जब देश में जैसे धर्म प्रधान यानी रिलीजियस सोसाइटी हुआ करती थी, तो एजुकेशन के सिस्टम और उसके साथ साथ एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। आज के मतलब अगर हम लोग आज के हिसाब से देखें, आज के अगर व्यू में देखें तो बिल्कुल अलग था। आज हम लोग जाते हैं तो साइंस भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, और जो भी सब्जेक्ट है आर्ट वगैरह है, तो साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश भी सही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उस समय क्या होता था, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अब हमारे यहाँ शिक्षा के जो प्लेस हुआ करते थे, पहले तो कुछ चीज़ें हटाएंगे हम, जो एजुकेशन का प्लेस हुआ करता था वो अलग अलग वे में हुआ करता था। पहला क्या था आपका, पहला था आश्रम पद्धति, आश्रम सिस्टम पहला था। ये आश्रम सिस्टम यहाँ पर गुरु और शिष्य एक आश्रम बनाते थे शहर से बाहर, और शांत प्राकृतिक वातावरण में वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर शिक्षा अर्जित करते थे। जो दूसरा था उसे कहा गया मकतब, MAKHTAB, मकतब या मदरसा। यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनके बच्चों को कुरान या और चीज़ों की शिक्षा इन लोगों को दी जाती है। तीसरा आपको जाता, तीसरा था आपका थर्ड एजुकेशन जो था वो आपका कौन सा एजुकेशन था, वो था मठ या फिर बिहार, मठ और बिहार में शिक्षा। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की शिक्षा इसमें चलती थी। यहाँ पर संस्कृत भाषा को विशेष, जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। ठीक, दूसरा का क्या था, मदरसा या मकतब। मकतब या मदरसे में क्या होता था, यहाँ पर उर्दू भाषा या अरबी भाषा, उर्दू या अरबी भाषा को क्या किया जाता था, उसकी शिक्षा दी जाती थी स्पेशली। और जो तीसरा हुआ करता था, यहाँ पर पाली भाषा की शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मठ या बिहार, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम दिया, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आज के लैंग्वेज में अगर देखा जाए आज के, उसे कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कॉन्वेंट स्कूल होता है। तो उस समय जो ये राइटर था वो इस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहा था। यहाँ पर एक टेम्पल होते थे और टेम्पल के बगल में एक आश्रम हुआ करता था, और उसी आश्रम में
मतलब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, विशेषकर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन जब देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने लोगों को साइंस पढ़ाना शुरू किया। तो साइंस जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली हुआ करती थी, इसलिए उन्हें एक नई सिस्टम, एक नई पद्धति को जिन्होंने जन्म दिया, उस पद्धति को क्या कहा गया? यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम लोग कन्वेंट स्कूल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो राइटर यहाँ पर पढ़ चुका था, बचपन में अपनी दादी के साथ रहता था, यहीं पर पढ़ाई करता था। घर का माहौल बड़ा ही रिलीजियस था। सुबह सुबह दादी माँ का उठना, उठ करके रेडी हो जाना, और रेडी हो करके नहा धो कर बिल्कुल फिट होने के बाद वो मंदिर में जा करके पूजा किया करती थी। और पूजा करने के बाद जोर जोर से जो मंत्र हुआ करते थे, उस मंत्र का वो जाप किया करते थे। ऐसा वो इसलिए करती थी कि राइटर इसे बड़े आसानी से सीख सके, कम से कम समय में बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से इस चीज़ को सीख सके। होता क्या था कि सुबह के समय राइटर जाता था स्कूल में, यानी मंदिर के पास में जो आश्रम था, उस आश्रम में राइटर पढ़ाई करता था। और दादी माँ तब तक, जब तक वो पढ़ाई करता था, उस मंदिर के अंदर बैठ करके धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी। जो धार्मिक किताबें होती थी, उन किताबों को पढ़ा करती थी। और जब शिक्षा यानी पढ़ाई खत्म होती थी तो दोनों साथ साथ मतलब घर की तरफ लौटते थे। और लौटने के दौरान दादी माँ कुछ रोटियां ले जाती थी, जो शाम के समय की या बासी रोटी से, स्टील बताया गया स्टील ब्रेड था वो, तो उसे तोड़ तोड़ कर कुत्तों को फेंकती रहती थी। जो कुत्ते होते थे दौड़ दौड़ करके एक दूसरे से झगड़ते थे, छीन छीन कर खाते थे। इस तरह से राइटर को बड़ा मजा आता था उसमें। अब धीरे धीरे राइटर बड़ा हुआ, यहाँ की एजुकेशन कंप्लीट हो गई। जैसे आप भी देखे होंगे, मुस्लिम बच्चे होते हैं वो अक्सर जब उर्दू आदमी पढ़ लेते हैं तब आते हैं 6-7 में एडमिशन करते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं अपने दीन की शिक्षा, उसके बाद में वो आते हैं फिर अंग्रेजी या विज्ञान जो भी पढ़ना हो तो पढ़ाई करते हैं। हुआ क्या कि राइटर को भी कन्वेंट स्कूल भेजा गया शहर में। अब हुआ क्या कि दादी माँ भी शहर गई राइटर के साथ, और वहाँ पर उसका नाम एक बड़े से कन्वेंट स्कूल में लिखा दिया गया। जब इस कॉन्वेंट स्कूल में उसका नाम लिखाया गया तो वहाँ पर राइटर बता रहा है कि वहाँ के माहौल में यहाँ के माहौल में बड़ा अंतर था। अब दादी माँ उसके साथ जा नहीं सकती थी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के जो लोग थे अपने मतलब से मतलब रखते थे, फालतू किसी से नहीं बोलते थे। यहाँ पर एक माहौल था, उनका जैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एक पृष्ठभूमि बना रखी थी कि लोग हाल चाल पूछने के लिए आते थे। अब बताया गया कि दादी माँ थी, उनके पास एक गुजरी के मतलब जो माला हुआ करती थी। जैसे आप लोग देखे होंगे कई संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो कपड़ा रहता है उसे ढक लेते हैं, वैसे ऐसे मतलब माला काउंट करते रहते हैं। जो रीड्स होते हैं उसको काउंट करते रहते हैं, बीड्स को। तो वही बताया गया कि दादी माँ बैठ करके बीड्स को काउंट करती थी, और इस तरह से मतलब उनका अपना एक दिनचर्या हुआ करता था। अब अगर वो चाहती भी तो राइटर की कोई सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि अब जो शिक्षा थी वो राइटर मैथ पढ़ने लगा था, साइंस पढ़ने लगा था, और चीज़ें पढ़ने लगी थी। धीरे धीरे वहाँ के माहौल में उन्होंने अपने आप को ढाला। तो वहाँ पे ढालने के लिए उन्होंने क्या किया, सुबह के समय वो कुछ रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को मतलब तोड़ती थी। तोड़ने के बाद जो छत होती थी टेरेस, उस पर फैला देती थी। कई चिड़िया आती थी, स्पायरोज उनके साथ बैठती, और उसके बाद में कोई कंधे पे बैठता तो कहीं सर पे बैठती, कहीं कुछ। दादी माँ काफ़ी समय तक उनके साथ खेला करती थी। एक दिन राइटर ने प्लान किया कि अब वो मतलब जो है संगीत की शिक्षा और नृत्य सीखेगा। तो जैसे ही संगीत की शिक्षा की बात आई तो दादी माँ थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड की थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सब हमारे धर्म या कुल की बात नहीं है, ये जो एजुकेशन है ये ठीक नहीं है। उसके बाद राइटर विदेश पढ़ने के लिए गया। तो दादी माँ ने अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से दबा रखा था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों से आंसू निकल आया जब वो उसके स्टेशन पर छोड़ने के लिए गई। और जब राइटर पढ़ाई कंप्लीट करके अपने घर लौटता है तो दादी माँ उसका बड़े मतलब जो है उत्साह के साथ उसे रिसीव करती हैं। और शाम के समय वह जो है ढोल लेती हैं और महिलाओं को आपस में बुलाती हैं, और बुलाने के बाद में खूब जो है बजा बजा करके डांस करके और एक जैसे एक योद्धा की तरह उसका स्वागत करती है। फिर धीरे धीरे दादी माँ की हालत बिगड़ती जाती है
और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब दादी माँ सदा सदा के लिए संसार से अलविदा कह देती है। उस दिन बड़ा ही दुखद समय था। राइटर बता रहा है कि हमने चिड़ियों के लिए जो दाने डाले थे, चिड़ियों ने उन दानों को नहीं खाया और उसके बाद में पूरा पड़ा रहा। तो बता रहा है कि हरे बांस की चिट्ठी बनाई गई और उसी स्टेशन पर उनको ले जाया गया और उनके शरीर को जला दिया गया। इस प्रकार से उसकी दादी माँ की जो यादें हैं, उसी यादों को जो राइटर है उसने क्या किया है, पोर्ट्रेट बनाया है। इस माध्यम से फिक्शनली एक एस्से लिखा है, उसने पूरी बातों को जो बताया है उसी को पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी जो चित्र उसके दिमाग में उसके मन में बना हुआ है उसी को राइटर ने साहित्य लिटरेचर में से व्यक्त किया है। यही है इस चैप्टर का नाम, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी।